आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स से, प्रिय मित्रों से बहुत प्यार करती हूँ। आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है हिमांशु की और उसकी बेटी रागिनी की। हिमांशु जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय रहते हैं। अब हिमांशु जिनकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है, रागिनी जो कॉलेज जाती है वहाँ उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। इसके बाद जो हिमांशु रहते हैं वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। उसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन 1 महीने बाद रागिनी जिसकी मौत हो जाती है। अब इधर जो पिता रहता है वो अपनी बेटी की मौत से टूट जाता है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। अब जो रागिनी की मम्मी रहती हैं वैष्णवी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हैं, क्योंकि रागिनी उनकी इकलौती बेटी रहती है। बहुत ही मुरादों से कई साल बाद रागिनी का जन्म होता है हिमांशु के परिवार में। लेकिन अचानक ऐसे बेटी का भरी जवानी में छोड़कर चला जाना ये परिवार को इतना ज़्यादा खल जाता है कि परिवार उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी को भुला नहीं पाता है। अब ऐसे में ही जो रागिनी की मम्मी रहती है वैष्णवी, वो कई बार अपनी जान लेने का प्रयास करती हैं। अब इधर जो हिमांशु रहते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखिए जी, हमारी बेटी तो चली गई है, अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाइएगा। अब जो पत्नी रहती है, यानी कि हिमांशु की मिसेज रहती है वैष्णवी, वो अपने पति का मुंह देखती है और फिर जीने की जो आशा रहती है उसे वो अपने मन में संजो कर रख लेती हैं और अपने पति के लिए वो जीने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन एक दिन वैष्णवी के सामने जब सच आता है, क्योंकि वैष्णवी जो कि हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगा रहती हैं और थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाती हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हुई है। अब एक टीम गठित होती है पुलिस जांच के द्वारा। जब सच बाहर आता है, सच सामने आता है, तो किसी को यकीन नहीं होता है। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि रागिनी की हत्या उसके ही पिता ने, उसके ही पापा ने की। और इससे भी बड़ी बात कि जब सच पता चलता है कि आखिर रागिनी के पापा ने अपनी ही बेटी को रास्ते से क्यों हटा दिया। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे, हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, सकते में होंगे कि भला एक पिता, एक पापा जो अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ पर एक पिता अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन बन जाता है और तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है जब तक वो अपनी बेटी को रास्ते से नहीं हटा देता है। जब ये बात वैष्णवी को पता चलती है तो वैष्णवी अपने पति की जान लेने पर उतारू हो जाती है, क्योंकि वैष्णवी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, उसकी बेटी का दोषी, लेकिन वो सच ना तो भाग पाई ना जान पाई। जब हम आपको बताएंगे कि आखिर एक पिता ने क्यों अपनी बेटी की हत्या की, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, इस राज से भी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और घटना सुनाऊं, कोई कहानी सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं अपनी चॉइस की, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हिमांशु जो कि वार्ड बॉय रहते हैं, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। महीने का 15,000 से 20,000 आराम से कमा लेते हैं। हिमांशु के परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। उनकी शादी वैष्णवी से होती है। वैष्णवी जिनका परिवार डॉक्टरी लाइन में रहता है, उनका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है।
अब जैसे ही वैष्णवी की शादी हिमांशु से हो जाती, हिमांशु उस समय तक कोई काम काज नहीं करते थे, तो जो वैष्णवी के पापा होते हैं यानी कि हिमांशु के ससुर जी, वो हिमांशु से कहते हैं कि देखो अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, कब तक खेती बाड़ी से ऐसे तुम्हारा काम काज चलता रहेगा, हमारी भी समाज में इज्जत है, लोग कहते हैं कि इनका दामाद तो बैठ करके खाता है, ऐसे में अगर तुम हमारे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की ड्यूटी खाली है, अगर ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे और हम लोगों को रोज रोज के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अब जो हिमांशु रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं, इसके बाद वो हॉस्पिटल में नौकरी करने लगते हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। वैष्णवी और हिमांशु की शादी को हुए 2 साल हो जाता है, लेकिन इन 2 सालों में वैष्णवी पेट से नहीं होती है। अब पति परेशान की करे तो क्या करे, वो अपनी पत्नी को बहुत सी जगह लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल, इधर उधर, कभी हकीम के पास, जो जहाँ बता देता है वहाँ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वैष्णवी के घर में किलकारियाँ नहीं गूंज रही थी। ऐसे ही 3 साल हो जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जो हिमांशु रहते हैं उन्हें उनका एक दोस्त रहता है आदिल नाम का। आदिल कहता है कि अगर तुम मेरी मानो तो एक मौलाना साहब है उनके यहाँ चले जाओ। जो हिमांशु रहते हैं वो हर जगह जा जा करके थक चुके थे, इसलिए वो आदिल की बात मान लेते हैं और आदिल ही वैष्णवी हिमांशु को लेकर के एक मौलाना साहब के पास जाता है। मौलाना साहब हकीमी दवाइयाँ देते हैं और बहुत पुराने रहते हैं, मर्ज देखने में माहिर रहते हैं। अब ऐसे में वो वैष्णवी की नस पकड़ लेते हैं कि आखिर वैष्णवी को दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्योंकि जो हकीम होते हैं वो आपकी नस पकड़ करके ही रोगों के बारे में पता लगा लेते हैं और उसी हिसाब से दवा चलाते हैं। हकीम साहब वैष्णवी और हिमांशु को पूरा भरोसा देते हैं कि इस बार उनके घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। वैष्णवी और हिमांशु अपने दोस्त आदिल के साथ हंसी खुशी वो लोग वापस लौट आते हैं। अब वहीं से दवा चल रही होती है, लेकिन कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही कुछ वैष्णवी और हिमांशु के साथ होता है। 3 महीने बाद वैष्णवी को खुशखबरी मिलती है कि वैष्णवी के घर में अब किलकारी गूंजने वाली है। हिमांशु को भरोसा नहीं होता, इसलिए वो महिला डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। महिला डॉक्टर भी कंफर्म कर देती है कि इस बार आप पिता बनने वाले हैं। खुशियों का माहौल होता है। कुछ दिनों बाद हिमांशु और महेश्वरी के घर एक बेटी का जन्म होता है, बेटी जिसका नाम रागिनी रहता है। रागिनी बहुत सुंदर रहती है, वो अपनी मम्मी को पड़ी रहती है। धीरे धीरे रागिनी बड़ी होती है। अब पति और पत्नी अपनी बेटी को इतना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी मन्नतों से मुरादों से हुई है। धीरे धीरे रागिनी बड़ी हो जाती है। अब वो BA फर्स्ट ईयर में अपना नाम लिखवाती है, कॉलेज जाना शुरू कर देती है। उसके पापा चाहते हैं कि रागिनी डॉक्टर बने। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, यहाँ तक कि हिमांशु अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी खोजने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है, क्या अनहोनी होने वाली है, ये किसी को पता नहीं होता है। अब एक दिन जबकि हिमांशु हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे वार्ड में, तभी उन्हें एक फोन आता है। वो फोन कॉलेज के डीन का होता है। अब जैसे ही हिमांशु फोन उठाते हैं तो उन्हें कॉलेज बुलाया जाता है। हिमांशु आनंद फानंद कॉलेज पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी में कोई जान ही नहीं बची थी। उनकी बेटी जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। अब हिमांशु अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल आते हैं, वहां उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन पिता की और माँ की लाख कोशिशों के बावजूद हिमांशी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। जैसे ही हिमांशी की माँ को पता चलता है तो हिमांशी की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रागिनी जो कि अब सो चुकी थी वो कभी जीवित नहीं होने वाली थी। एक माँ का दर्द देख करके वहां जितने भी लोग रहते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, किसी का प्राण निकल जाता है, तो उसे इस दुनिया में ला पाना बहुत मुश्किल होता है। अब डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे होते हैं आखिरी टाइम तक। उन्हें लगता है कि किसी तरीके से सांस वापस आ जाए। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रागिनी की सांस वापस नहीं आती। अब रागिनी के शव को ले जाया जाता है, अंतिम संस्कार की तैयारी होती। पिता किसी तरीके से लड़खड़ाते कदमों से अपनी इकलौती बेटी को मुख अग्नि देते हैं। 1 हफ्ते तक वैष्णवी तो खामोश रहती है, लेकिन इसके बाद वो सीधे थाने पहुंचती हैं और हॉस्पिटल के ऊपर ही केस कर देती हैं कि लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई। अब मामला कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की का रहता है। तमाम अखबारों में
इसकी न्यूज छपी थी। काफी ज्यादा हाईलाइटेड ये केस रहता है, इस वजह से पुलिस भी तत्परता दिखाती है और जांच में जुटाती है। वो वहां डॉक्टरों से पूछताछ करती है, नर्स से पूछताछ करती है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। लेकिन ना तो डॉक्टरों के खिलाफ, नर्स के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ पुलिस वालों को कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिलता है, ताकि वो जिसके आधार पर वो डॉक्टरों को अरेस्ट कर सके, जिसके आधार पर वो डॉक्टर्स को अरेस्ट कर सके और इस केस की फाइल बंद कर सके। ऐसा नहीं होता है। लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर ही रही होती, सबूत खंगाल ही रही होती। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगता है कि पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस देखती है कि जब डॉक्टर्स रागिनी को देख करके वहां से जा चुके हैं, तभी वहां हिमांशु पहुंचते हैं। हिमांशु अपनी बेटी से 2-4 मीठी बातें करते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने ही हाथों से हिमांशु की जान ले लेते हैं। अब पुलिस वाले बिना देर करते हुए हिमांशु के घर पहुंचते हैं और रात के 2:30 बजे हिमांशु को अरेस्ट करके वो थाने ले आते हैं। अब हिमांशु से पूछताछ होती है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो हिमांशु खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे होते। लेकिन जब पुलिस बार बार दबाव बनाती है तो हिमांशु जो बोलना शुरू करते हैं तो पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगता है। हिमांशु कहते हैं कि साहब, कोई भी पिता अपनी बेटी को मारना नहीं चाहेगा। हर पिता तो अपनी बेटी को डोली में बिठाना चाहता है, लेकिन मेरी बेटी रागिनी जो कि गलत रास्ते पर जा चुकी थी और वो कई लड़कों के साथ वो सारी चीजें करती थी जो कि शादी के बाद महिलाएं करती हैं। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी समझ नहीं रही थी। मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। और जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को एड्स हो गया है, तब मैं पूरे तरीके से टूट गया। मेरी बेटी वैसे भी नहीं बचती, इसलिए मैंने गुस्से में आकर के उसके साथ ऐसा किया। अब जब पुलिस ये सुनती है तो वो हिमांशु पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करती है। 2 सालों 3 सालों तक केस चलता है हिमांशु, जिन्हें उम्र कैद होती है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है? क्या हिमांशु के पास कोई और रास्ता था? क्या रागिनी को बचाया जा सकता था? क्या एक पिता को ऐसा करना चाहिए? अगर आप हिमांशु की जगह होते तो क्या करते? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।